मिनिस्टर बने, उनके नेतृत्व में उनके कॉमर्स मिनिस्टर ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने शक्कर एक्सपोर्ट करने के लिए अनुमति क्यों दी? ये आपको मैं ये पूछना, तो कमोडिटी एक्सचेंज में इसेंशियल कमोडिटीज का 4,50,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ और एक्चुअल डिलीवरी 4,500 करोड़ की है। 99.24% स्पेकुलेशन, मैनिपुलेशन, कारपोरेट्स, मल्टीनेशनल्स, ब्लैक मार्केटर्स, सट्रोडे, इन्होंने 4,45,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के जनता के लूटे हैं। क्या हमारे देश के इकोनॉमिक्स प्रधानमंत्री इसका जवाब दे? मैंने उनको 14 सवाल पूछे हैं। महंगाई का, भूखमरी का और बेरोजगारी का संबंध किसी व्यक्ति की जात, पंथ, धर्म और भाषा से नहीं है। गलत आर्थिक नीति और भ्रष्ट शासन ये इसका मूल है और कांग्रेस पार्टी इसके लिए 100% जिम्मेदार है। और जब तक कांग्रेस है तब तक महंगाई रहेगी, जब तक कांग्रेस हटेगी नहीं तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये मैं आपको विश्वास जी, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। आप अध्यक्ष बने और पहला समझौता झारखंड में सरकार बनाने के लिए शिबू सोरेन से किया। आप कैसे भ्रष्टाचार की बात कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, झारखंड में जो निर्णय हमने किया है वो ऐसे स्थिति में किया है कि जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष को तोड़कर वहां अपनी सरकार बनाने की नीति में लगभग सफल हो गई थी और कांग्रेस पार्टी को रोकने के लिए और झारखंड के विकास के लिए अवेलेबल बेस जो पड़ रहा था उस समय हमने ढूंढा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजी एंड कन्विक्शंस, और ये स्ट्रेटेजी रूप में बात हमने कांग्रेस को रोकने के लिए की। कांग्रेस को रोकने के लिए जो भ्रष्ट है, जिसका आप जब केंद्र में सरकार थी विरोध करते रहे, उसके साथ हाथ मिला लेंगे? देखिए, अभी जो सरकार है उसमें हम चिंता कर रहे हैं कि वो सरकार भ्रष्टाचार से मुक्त रहेगा और झारखंड के विकास के लिए काम करेगा, और हम पूरे जिम्मेदारी के साथ इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं ताकि सरकार अच्छा काम कर सके। लेकिन आपका ये कन्विक्शन नहीं है कि ऐसे लोगों के साथ मिलकर सरकार बनाई जाए? देखिए, एक बात सच है, देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड परमानेंट एनिमीज इन द पॉलिटिक्स। और जब पॉलिटिक्स फॉर अलायंसेस जब होता है तो देश की राजनीति ऐसी है कि हमारे पास बहुत मर्यादाएं रहती है। इससे जाकर हम अपनी ताकत बढ़ाकर आगे जाएं और ऐसी स्थिति पैदा करें कि हमारे भरोसे हम सरकार चला सके। तो ये तो कथनी और करनी में अंतर हुआ। बात करें ईमानदारी की, स्वच्छ शासन की, और सरकार बनाएं शिबू सोरेन के साथ। मुझे एक बात बताइए, जिस समाज में जिस प्रमाण में अच्छे लोग रहेंगे, बुरे लोग रहेंगे, उस प्रमाण में लोग सत्ता में और पार्टी में आएंगे ना। आखिर लोग कहीं आकाश से थोड़ी टपकते हैं। हम सबको अच्छाई के तरफ ले जाने के लिए कोशिश करेंगे और उसमें से कल से आज अच्छे चित्र हैं, आज से उसके बाद कल अच्छा रहेगा। ऐसा धीरे धीरे ये परिवर्तन की प्रक्रिया आगे लेकर जाएंगे। मैं ये नहीं दावा करता कि एक दिन में हम सब बदल देंगे, मैं ये भी दावा नहीं करता कि 2-4 साल में सब बदल जाएगा, क्योंकि ये बहुत कठिन काम है। धीरे धीरे स्थितियां बदलेगी, कारवा बदलते जाएगा, अच्छे सोचने वालों की संख्या बढ़ेगी और देश आगे निकल जाएगा। हम जरूर उम्मीद करते हैं कि आपकी ये कामना पूरी हो, देश आगे बढ़े, चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में रहे। और आपने सब सवालों के बेबाकी से और सफाई से जवाब दिए। आपकी अदालत में हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज मधुसूदन आनंद का फैसला आज के इस मुकदमे पर। आपने बीजेपी के अधिवेशन में एक गाना गाया था। परसों मुझे एक संगीतकार अनु मलिक मिले थे और मुझे कह रहे थे कि आपने बहुत अच्छा गाया, मैं तो चाहता हूं कि अपना कोई गाना आपसे गाऊं। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया बीजेपी के अध्यक्ष नितिन गडकरी पर। हमने नितिन गडकरी से पूछा उनकी नीतियों के बारे में, उनकी टीम के बारे में, भारतीय जनता पार्टी की मुसलमानों और हिंदुओं को लेकर नीति के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज मधुसूदन आनंद के फैसले का। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष नितिन गडकरी से इस अदालत में काफ़ी तीखे सवाल पूछे गए, जिसका गडकरी जी ने अपने तई बहुत अच्छी तरह से बचाव किया। लेकिन इसके बावजूद अदालत ये समझती है कि जो आरएसएस के साथ गडकरी जी का संबंध है और जिसको लेकर वो कहते हैं कि मुझे इसका गर्व है, उस संबंध का और भारतीय जनता पार्टी का जो संबंध आरएसएस के साथ है उसको वो साफ नहीं कर पाए कि कैसे वो उसकी छाया से अलग रहेंगे। और दूसरा जो हमारे वकील साहब ने कहा कि उनकी कथनी और करनी में अंतर है, उस पर भी उन बचाव जो था उनका
वो थोड़ा कमज़ोर था। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी को एक